हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के फर्स्ट सेशन में आप सबका स्वागत है। अब से हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि ऐसा इधर लिखा है मूविंग चार्जेस, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर, और आप भी अपनी बुक में लिख दो, क्या मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल कैपिटल बी है। ठीक है, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। हाँ, मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मतलब कि चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही करेगा, लेकिन अगर मूव है तो मूव कर रहा है, हिल रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, तो वो क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई आपको पूछे कि स्टेडी चार्ज क्या जनरेट करेगा, सो स्टेडी चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टेडी चार्ज जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अभी बच्चों मैं एक बात बोलूं, मूविंग चार्ज का मतलब क्या होता है? मूविंग चार्ज का मतलब होता है करंट। मूविंग चार्ज का मतलब होता है करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये गोल्डन स्टेटमेंट है, ये जो भी मैं लिखने जा रहा हूं। वेन एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू वायर, या तो थ्रू वायर नहीं, कहीं से भी करंट फ्लो हो, वेन एवर करंट इज फ्लोइंग इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लो। अब तक हमने इस एंगल से देखा नहीं था, अब देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से देखेंगे कि जब भी करंट फ्लो होगा तो वो अपने नेबरहुड एरिया में क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों एक बात मैं आपको बोलूं, मोटर मोटर का इन्वेंशन इसी थॉट से हुआ है। मोटर कहाँ होती है? जहां पर व्हील होता है, जो ऐसे मतलब कि सर्कुलर मोशन कंटिन्यूसली करता है, वहां पर मोटर होती है। तो सोचिए, बहुत सारी ऐसी चीज है। पहले तो मैं व्हीकल बोलूं, तो व्हीकल बोला तो इसका मतलब बहुत सारी चीज आ गई। अभी मैं ये लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लैपटॉप में भी मोटर है, सोचिए। ठीक है, फैन और बहुत सारी चीज है जिसमें मोटर है। तो अगर मोटर नहीं होती तो बहुत सारा हमारा काम रुक जाता। देखो एक बात ऐसा है कि यहाँ पर क्या लिखा हमने कि वेन एवर करंट इज फ्लोइंग इट विल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि सॉरी, इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है? बी। ठीक है, याद रखना अच्छी तरीके से, कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमें पता चला कि हाँ भैया, हम से इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से क्या जनरेट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर रिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो ये क्राइटेरिया है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा उस टाइम पर सिर्फ इसी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये चैप्टर और इसके बाद वाला मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि जब भी करंट फ्लो होगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, अर्थ एक मैग्नेट है, पता है ना आपको? अर्थ घूमती है, अर्थ के अंदर क्या है? तो मोल्टन आयरन, निकल, कोबाल्ट है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। अर्थ घूमती है तो वो घूमते हैं तो हमें पता है चार्ज घूमता है, चार्ज घूमता है तो करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। समझ में आया कि नहीं?
तो चलो इसी थॉट से इस चैप्टर के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, मतलब कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो ये थे ओरस्टेड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ओरस्टेड्स ऑब्जर्वेशन, ओरस्टेड्स ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सबसे पहले मैं एक बात आपसे बोल दूं, क्या ओरस्टेड ने ऑब्जर्व, मतलब कि सेटअप क्या था, ये है मैग्नेटिक फील्ड नीडल या मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। यहाँ पर मैंने नहीं, इन्होंने ओवरस्टेड, इन्होंने वायर रखा, ठीक है, और वायर के साथ ऐसा सेल कनेक्ट किया और उसके साथ ऐसा मान लीजिए कि ऐसी की कनेक्ट की। ठीक है, पहले हम ओरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस सिचुएशन में जब की क्लोज नहीं की थी उस टाइम पर नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मैं बाद में ये लिखूंगा लेकिन अभी आप सिर्फ सुनिए। की क्लोज नहीं की थी, ठीक है, की ओपन, की ओपन, ठीक है, और क्या मालूम किया कि डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। या अच्छा, इसको कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, अच्छा, अभी की जब ओपन थी उस टाइम पर इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, इसको यहां से फिर यहां भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ठीक है, आप सुन रहे हो मेरी बात, हाँ, अच्छी तरीके से। अब क्या हुआ, जैसे ही की क्लोज की, बच्चों क्या किया, जैसे ही की को क्लोज किया। अच्छा बच्चों, जब की क्लोज नहीं की थी तब क्या था, और जब की क्लोज की तब क्या होगा। जैसे ही की क्लोज की, देन दिस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, मैग्नेटिक नीडल सडनली डिफ्लेक्ट, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे। ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई। कब, जब की को क्लोज किया, की को क्लोज किया तब क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। कब डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, जब की को क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब अभी देखिए ये जो डिफ्लेक्शन है वो इस साइड पे है। ठीक है, की को क्लोज ही रहने दिया और इस साइड पे लेके आए। ठीक है, सॉरी, पहले की को ओपन कर दिया, सॉरी, और मैग्नेटिक नीडल फिर से ऐसी हो गई। ठीक है, और जब की को क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह आया बच्चों, डिफ्लेक्शन इस तरह आया, मतलब कि डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। किस डायरेक्शन में आया, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया। समझ में आया। ओके, अभी करंट की डायरेक्शन कैसी है, तो करंट ऐसे फ्लो होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में ऐसा पढ़ा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, तो क्या आपने अभी सुना कि जब की क्लोज नहीं की थी उस टाइम पर क्या था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही की क्लोज की तो डिफ्लेक्शन कैसा हो गया, मतलब कि डिफ्लेक्शन आया। और डिफ्लेक्शन एक साइड पर जो आया उसी, मतलब कि अगर इस नीडल को दूसरी साइड ले गए, अपोजिट साइड, तो डिफ्लेक्शन कैसा ऑब्जर्व हुआ, अपोजिट डायरेक्शनल ऑब्जर्व हुआ। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अच्छा, फिर क्या ऑब्जर्व हुआ, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा, इसको डिफ्लेक्ट कौन करेगा, सबसे पहले करंट नहीं था तो इसका मतलब इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था, मतलब कि इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ठीक है, सिवाय अर्थ के।
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लेकिन बहुत कम है, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, और ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसे डिफ्लेक्ट था, ऐसा हम मानेंगे। लेकिन जैसे ही हमने की को क्लोज किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो करंट ने अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गई इधर और ये इधर। मतलब कि करंट इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और इधर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मतलब कि ऐसा किया होगा, इसीलिए तो डिफ्लेक्शन इस तरह आया। और दोनों साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे से कैसा होगा? अपोजिट होगा। कैसा होगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन कैसा हुआ? अपोजिट हुआ, इसीलिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब क्या किया देखिए, सिर्फ डिस्कशन पे ही ध्यान रखना बच्चों। इस की को नहीं, सेल को ऐसा कर दिया। तो सेल को ऐसा किया तो क्या होगा बच्चों? अब करंट ऐसे फ्लो होगा। कैसे फ्लो होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा। तो पहले जो डिफ्लेक्शन इधर इस साइड पे, जो डिफ्लेक्शन इस साइड पे आ रहा था, वो डिफ्लेक्शन अब इस साइड पे आने लगा। और पहले जो इस साइड पे जो ऐसे डिफ्लेक्शन आ रहा था, वो डिफ्लेक्शन ऐसे आने लगा। कहने का मतलब क्या है कि डिफ्लेक्शन में भी क्या हुआ? अपोजिट डिफ्लेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन डिटेक्ट हुई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो करंट कैसे फ्लो होता है उस पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मतलब ये करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। समझ में आया कि नहीं? फिर एक बात और, अब इस नीडल को थोड़ा दूर ले गए। जैसे ही नीडल को दूर ले गए, जो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ, पहले ऐसी और बाद में थोड़ा सा कम, और इधर डिफ्लेक्शन फिर बहुत कम ऑब्जर्व होने लगा। यहाँ भी ऐसा ही ऑब्जर्वेशन आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम वायर से दूर गए, मतलब कि करंट से दूर गए, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था उसकी जो स्ट्रेंथ थी, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वो कम हो रही है। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये वायर से कितना डिस्टेंस है उस पे भी डिपेंड करेगा। मतलब कि वायर से अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर कम होगा। फॉर एग्जांपल, आप जलेबी की दुकान पे जाते हो, ठीक है, अगर आप उसके पास होगे तो आपको अच्छी, मतलब कि बहुत अच्छी सुगंध आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप उससे दूर जाओगे तो आपको उसकी जो सुगंध आ रही है वो कम होती चली जाएगी। ठीक उसी तरह वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, वहां पर अगर आप मैग्नेट ले जाओगे तो उसको भी फील होगा, हालांकि इतना नहीं होता, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा। और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि ऐसा ऑब्जर्व हुआ है, इसीलिए जो ऑब्जर्व होता है वो हमेशा यूनिवर्सली ट्रू होता है। ठीक है, फिर क्या किया? अच्छा, अब इस नीडल को नहीं हम कुछ करेंगे, अब करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। सोचो कि ये वेरिएबल वोल्टेज है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू को जैसे ही चेंज किया तो इस डिफ्लेक्शन में भी चेंज आया। करंट की वैल्यू को जैसे चेंज किया तो इस डिफ्लेक्शन में भी क्या आया? चेंज आया। मतलब कि करंट को कम किया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है, और करंट को ज्यादा किया तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? करंट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब पहले तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? when key k was open, no deflection। ठीक है, आप मेरे साथ लिखते चलिए, when key k was open, no deflection। when key k closed, deflection observed।
ठीक है, क्या ऑब्जर्व हुआ? डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग करंट, ऑन इंक्रीजिंग करंट डिफ्लेक्शन में भी क्या हुआ? डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, और यहां पर भी अगर ऐसा लिखेंगे कि ऑन डिक्रीजिंग करंट, तो डिफ्लेक्शन में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। ओके, फिर एक पॉइंट और, फॉर सेम डायरेक्शनल करंट, सेम डायरेक्शनल करंट मतलब कि करंट की डायरेक्शन अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑन अपोजिट साइड ऑफ वायर, ऑन अपोजिट साइड ऑफ वायर क्या ऑब्जर्व हुआ? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो ऑपोजिट, डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो ऑपोजिट। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आया ना? ये पॉइंट, ये करंट है, यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ और यहाँ देखेंगे। तो यहाँ अगर डिफ्लेक्शन ऐसे आया है तो यहाँ डिफ्लेक्शन ऐसे आएगा। समझ में आया ना? ठीक उसी तरह अब एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा, क्या कि फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, अच्छा डिफरेंट नहीं लिखूंगा, अपोजिट लिखूंगा, फॉर opposite direction in current, direction of current, ठीक है, on same side of wire, on same side of wire। देखो बच्चों, ऊपर के पॉइंट में और इसके पॉइंट में क्या डिफरेंस है? यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ऐसा करंट जा रहा है और हमने वो नीडल को यहां रखा, ठीक है, तो दूसरी बार में करंट इधर नहीं जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा था और हमने उसको रखा था कहां पर? यहां पर, इसी साइड पे। ठीक है, देखो ऑन सेम साइड वायर, तो क्या ऑब्जर्व हुआ? ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शनल डिफ्लेक्शन। समझ में आया अच्छी तरीके से? इस पॉइंट को आप अपनी लैंग्वेज में अच्छा मतलब कि फॉर्म करके लिख सकते हो, सब पॉइंट याद रखना। हाँ, फिर ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम वायर क्या होगा? डिफ्लेक्शन में क्या चेंज आएगा? डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, डिफ्लेक्शन क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, जैसे ही इंक्रीज किया। और इंक्रीज की जगह पर अगर मैं ऐसा लिखूं कि डिक्रीजिंग, ऑन डिक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम वायर, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? इंक्रीज, किसमें? डिफ्लेक्शन में। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे ऑब्जर्वेशन किए थे ग्रेट साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला, क्या पता चला? पहली बात, that magnetic field generates from current, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स फ्रॉम करंट। ठीक है, ये पहली बात पता चली। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्शन नहीं, कभी कभी फॉर्म में आ जाता हूं तो ऐसा लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो बच्चों, डायरेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, किस पे डिपेंड करेगी? मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा? करंट की डायरेक्शन पे। हमने देखा कि उसके मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है, उसकी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड
डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम करंट। कितनी सारी चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक चीज मैं और लिख देता हूं, आप याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मीडियम। अगर मीडियम चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो इतना सारा ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने, किसने? और स्टेट ने, कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो यहाँ से हमें एक पता चला, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छी बात। अभी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करें मैग्नेटिक फील्ड की? तो आओ देखते हैं। टॉपिक का नाम देते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम दे रहा हूं मैं? राइट हैंड। टेंशन मत लो, मैं राइट हैंड ड्रॉ नहीं करूंगा। क्यों? बस क्योंकि मुझे राइट हैंड नहीं आता, इसीलिए ड्रॉ करना नहीं आता, इसीलिए। ठीक है, अभी पहले इसकी डेफिनेशन पहले ध्यान से लिख दो। ठीक है, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूं। होल्ड करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड। तो यहाँ पर सबसे पहले नेसेसिटी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका राइट हैंड कौन सा है। प्रॉब्लम होता है बच्चों, अगर नहीं पता है तो आपको भी पता होगा। तो कई बच्चों ने देखा भी होगा कि हाँ मेरा राइट हैंड कौन सा है। टेंशन मत लीजिए, आपको पता होगा ही। होल्ड करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड, अच्छी तरीके से। ठीक है, अब इफ थंब indicates if thumb indicates direction of current। ठीक है, if thumb indicates direction of current then encircling fingers, याद रखना कौन सा है? राइट हैंड। ठीक है, then encircling finger will show direction of magnetic field। encircling finger will show direction of magnetic field। ठीक है, अच्छा देखिए अच्छी तरीके से। एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और ये ऐसे करंट जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह होगा? इस तरह। बच्चों ये जो है, ये वायर के पीछे का भाग है और ये आगे का भाग है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पर ये बाहर आ रहा है, आउटसाइड प्लेन। आउटसाइड प्लेन, प्लेन से बाहर आ रहा है, और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, इनसाइड प्लेन। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो था साइड व्यू। कैसा था? साइड व्यू। अगर टॉप व्यू में देखें तो कैसा रहेगा? टॉप, देखो मतलब क्या है कि ये जो करंट है ये है, तो हम इसको साइड से ऐसे से यहाँ से खड़े खड़े देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसा सोचे कि हम
उसको यहां से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहां से अगर देख रहे हैं तो हमें एक डॉट ही दिखाई देगा। अच्छी तरीके से समझिए हाँ बच्चों, अच्छी तरीके से। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हमें क्या दिखाई देगा? सबसे पहले तो एक डॉट। ये डॉट क्या है? ये डॉट है। ये जो डॉट है ना, पॉइंट पी, ये पी आपको दिखाई देगा। समझ में आया? आप ऊपर से अगर देखोगे तो मतलब कि करंट क्या हो रहा है? करंट इज कमिंग आउटसाइड। यहां पर करंट इज कमिंग आउटसाइड प्लेन। मतलब कि अभी आपकी स्क्रीन से करंट बाहर आ रहा है ऐसा। ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह है? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत अच्छी तरीके से मैं शो कर सकता हूं। कैसा? हालांकि मैं परफेक्ट सर्कल अगर ना बना पाऊं तो माफ करना बच्चों, लेकिन ये होगी एग्जैक्टली सर्क्यूलर। ठीक है। और कैसी होगी? ऐसी। अच्छी तरीके से देखो, मैंने ये दोनों जो ड्रॉ किए हैं ना, ये इसमें मैंने शो नहीं किए हैं। जो ये अगर आपको देखनी है तो ये कौन सी है? देखिए, ये है। ठीक है। और वो ऑब्जर्वर यहां पर था, जो ये पहला वाला ऑब्जर्वर है ना, तो उसको क्या लगेगा कि देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी ओर आ रहा है, और यहां पर ये अंदर जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा शायद समझ में आ रहा होगा। ठीक है। मैं इस बार को एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। अच्छी तरीके से देखिए। ओह सॉरी, इससे नहीं होगा। ओके, अब फिर से यहाँ पर देखिए। ओके, अभी इस वायर में से करंट ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक, इतना समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? हाँ। अब अब ट्राई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की। ठीक है, मैं ये जो ऊपर वाली फिगर है ना, उसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं बस ऐसे। कैसे? ऐसे। बच्चों समझ में आ रहा है ना? देखिए, एक साइड से मैं ऊपर से ले रहा हूँ, दूसरी साइड में यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। तो ये रेड वाला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। यहाँ पर भी ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये जो ब्लू है, ब्लू क्या है? ब्लू है वो करंट है। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ठीक है। अच्छा देखो, ये यहाँ पर टॉप व्यू जो मैंने ड्रॉ किया था, उसी को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करना चाहूंगा। टॉप व्यू में देखिए, ये जो है करंट आपकी ओर आ रहा है। करंट क्या कर रहा है? आपकी ओर आ रहा है। ठीक। और अब देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इसकी डायरेक्शन किस तरह होगी? इस तरह। हमेशा ऐसी ही होगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, दैट्स फॉर श्योर। अब देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन है, क्या राइट हैंड साइड पे वही डायरेक्शन है? नहीं, एक साइड से ऊपर जा रही है तो एक साइड से नीचे जा रही है। तो एक तो हमने वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना? मतलब कि करंट जो वायर है उसके अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहती है? अपोजिट। किसी भी पॉइंट पे बच्चों, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो,
ये ले लो, ये ले लो, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देंगे, 2 3 4। अगर पॉइंट नंबर 1 पे आपको डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन मिलेगी आपको इस तरह। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट। अगर 2 पर चाहिए तो आपको मिलेगी डायरेक्शन इस तरह। इसको आप अच्छी तरीके से प्लीज याद रखना है। ये B1 और ये B2 दोनों चेंज हो गए, हालांकि अच्छा वो पूरी तरह चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से डिस्टेंस कितना था, यहाँ R1 सोचिए, और ये डिस्टेंस कितना था, R2। ये R2 और B2, R1 और B1 एक दूसरे को हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। अच्छा, R3 से अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर, मैं इसको B3 नाम दे दूंगा। अच्छा, B3 और B2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे पर डायरेक्शन में अपोजिट। यहाँ पर 4th पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड शो करना है तो ऐसे। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूं, टू नो डायरेक्शन। बस बच्चों आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टू नो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसमें जो मैंने सर्कल्स किए हैं ना, उसमें वी विल ड्रॉ टेंजेंट। हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों? टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ओके, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और वो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन शो करेगी। एक बात और देखिए बच्चों, ये पूरा सर्कल है, तो इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा करती है। वो क्या फॉर्म करती है? क्लोज्ड लूप। समझ में आया? अच्छा, चलो अब दो एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर करंट ऐसा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आएगा? तो अगर सोचो कि करंट ए है, यहाँ पर ए और बी, एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर। तो आप पहले सोच के बोलिए बच्चों। करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पर ब्लू में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बाहर आएगी, आउटसाइड, आउटसाइड प्लेन, और यहाँ पर इनसाइड प्लेन आएगी। कैसे आएगी? इनसाइड प्लेन। इनसाइड प्लेन को हम इस तरह शो करते हैं और आउटसाइड प्लेन को हम इस तरह शो करते हैं। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? चलिए मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा। सोचो एक वायर है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है। ठीक है, सो यहाँ पर ए और बी, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा? ए टू बी या बी टू ए? अच्छा देखिए, अगर करंट ए टू बी जाता, सॉरी बी टू ए जाता, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होता? यहाँ अगर हम सर्कल ड्रॉ करें, कौन सा सर्कल? मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल जो बोला है वो। ठीक है, तो यहाँ से वो बाहर आता और यहाँ पर वो अंदर जाता। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता। कब? जब करंट बी टू ए फ्लो होता तब। लेकिन करंट अगर ए टू बी फ्लो होता, ठीक है, चलो फिर से वापिस, करंट अगर सोचो ए टू बी फ्लो होता, ठीक है, तो भी सर्कल तो हम वैसा ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह निकलेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है
कि यहाँ से बाहर निकलेगी और यहाँ पर अंदर जाएगी। बाहर निकलेगी मतलब कि डॉट आएगा और अंदर जाएगी मतलब कि क्रॉस आएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट यस हियर magnetic field is matching, so current is flowing from A to B। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए बच्चों, ये मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ और ये मैं क्रॉस ड्रॉ कर रहा हूँ। डॉट का मतलब है कि करंट बाहर निकल के आ रहा है और क्रॉस का मतलब है कि करंट अंदर जा रहा है। देखो, करंट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों को हम डॉट या क्रॉस से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि कौन है। अभी मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, ये दोनों सिंबल करंट के ही है। किसके हैं? करंट के। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूंगा, ठीक है, तो थंब अगर ऊपर है तो फिंगर्स राइट हैंड की किस तरह होगी? थंब अगर ऊपर है तो फिंगर्स कुछ इस तरह होगी, ठीक है। और थंब अगर नीचे है, मतलब कि आप किसी को थम्स अप नहीं बोलते हो, उसकी मस्ती कर रहे हो और नीचे ठेंगा दिखा रहे हो, तो नीचे ठेंगा दिखा रहे हो तो आपकी फिंगर कुछ इस तरह होगी। समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, तो ये हमने डिस्कशन किया डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बायो सावर्ट लॉ का ले लेता हूँ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। ओके, अगेन उसको डायरेक्शन के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ हेडिंग डाल दो, क्या? बायो सावर्ट लॉ। राइट हैंड जो थंब रूल था उसका हमने यूज किस में किया? टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अभी बायो सावर्ट लॉ का हम मैग्नीट्यूड जानने में इसका यूज करेंगे, और इसका फॉर्मूला लिख लो, dB इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक वायर है जिसमें से करंट इस तरह जा रहा है, और हम इस पॉइंट पर, मतलब कि इस पॉइंट से सोचो कि मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट की लेंथ जो होगी वो dl होगी, और I और dl इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर बोलूंगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऐसा बोला था, तो आज आप अच्छी तरीके से इस टर्म्स को याद रख लेना। करंट एलिमेंट I इंटू डी एल। आई क्या है? इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, और इसी वायर का अगर मैंने छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया तो ये आईडीएल। आईडीएल की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होगी, करंट ऐसे जा रहा है तो ये हो गई किसकी डायरेक्शन? आईडीएल। फिर उसी पॉइंट को P के साथ भी कनेक्ट कर दो। किसके साथ कनेक्ट कर दो? P के साथ। किसको? जहां से आपने करंट एलिमेंट लिया है, तो वो होगा R, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो होगा थीटा। ठीक, समझ में आया अच्छी तरीके से? ओके, तो मैंने I करंट बोल दिया, DL करंट एलिमेंट वाला, थीटा भी बोल दिया, R। एक बाकी रह गया, क्या? म्यू जीरो। तो म्यू जीरो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी देखिए ये म्यू जीरो क्या है? दिस इज अ परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चों, हमने परमिटिविटी डिस्कस की थी, एप्सिलॉन जीरो, इलेक्ट्रिसिटी में। ये किसके लिए है? ये क्या थी? परमिटिविटी। और ये किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो म्यू जीरो इंटू म्यू आर ऐसा लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर हम एप्सिलॉन जीरो के साथ एप्सिलॉन आर लगा रहे हैं। जहां पर हमें एप्सिलॉन जीरो दिखता है तो हमेशा सोचेंगे कि उसके साथ आर मल्टीप्लाई है एप्सिलॉन आर, लेकिन उसकी वैल्यू 1 है। ठीक उसी तरह जहां जहां जिस जिस फॉर्मूला में आपको म्यू जीरो दिखता है, तो आप ऐसा ही सोच लो कि म्यू जीरो के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई में है, लेकिन उसकी वैल्यू अभी 1 है। ठीक है, तो अभी से मैं बोल देता हूं, क्या? कि म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर फ्री स्पेस।
ठीक है, म्यू आर का कोई यूनिट नहीं होता। अभी म्यू जीरो के एसआई यूनिट की बात करें तो ये टेस्ला होता है किसका यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड का, 4 पाई नहीं, यहाँ पर आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, डीएल का यूनिट क्या होता है, मीटर, और इधर मीटर स्क्वायर, तो एक एक कट हुआ। सो म्यू जीरो इज इक्वल्स टू व्हाट, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एसआई यूनिट, ठीक है, एस आई यूनिट ऑफ म्यू जीरो। और बच्चों इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरीके से याद कर लो, dB इज इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ दिस फॉर्मूला। ओके, इसको ऐसा लगे तो 10-15 बार लिख के अच्छी तरीके से याद कर लो, इस फॉर्मूला का यूज हम बहुत बार करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहाँ पर ही टर्मिनेट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।